नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और यहाँ से अभी रिसेंटली जो आपका नॉर्थ सेट प्री का एग्जाम हुआ है उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चारों के चारों क्वेश्चंस अभी हम समझेंगे, वो भी देख लेंगे। बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके नॉर्थ सेट मेन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद जरूर कर लेना। समय आपके पास भी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी समय की कमी को देखते हुए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। मैं डायरेक्टली आंसर्स बता दूंगा और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी बता दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हो, फटाफट से इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीटली हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस। बिल्कुल नोट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और अब की बार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है ये नोट को लेकर या फिर एक्सेप्ट को लेकर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेरिफेरल साइनोसिस का कौन सा एक कॉज नहीं है। तीन जो ऑप्शंस है वो तो आपके क्या है, कॉज है पेरिफेरल साइनोसिस के, एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी एडिमा। ये पेरिफेरल साइनोसिस का कॉज नहीं है। बाकी यहाँ पे रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, विनस कॉन्स्ट्रिक्शन एंड आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे के सारे क्या है, पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज है। नहीं है वो है आपका पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी। चलिए, पल्मोनरी एडिमा इज ए कॉज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस, यानी कि यहाँ पे पेरिफेरल साइनोसिस का कॉज पूछा गया है, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी एडिमा है ये सेंट्रल साइनोसिस का क्या है, कॉज है। अपन ने पहले भी बात की है एक पेरिफेरल और सेंट्रल की। सेंट्रल का मतलब है जस्ट बिल्कुल सेंटर में, पेरिफेरल का मतलब है सेंटर से दूर, है ना। तो यहाँ पे ये सेंट्रल साइनोसिस का कॉज है पल्मोनरी एडिमा। बाकी सारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, एज इट इज आपको पूछा जा सकता है। ए पेशेंट हु इज इन शॉक विल हैव, पेशेंट जो है वो शॉक के कंडीशन में गया है, तो बताइए इस पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या फिर कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन ड्राई वार्म हैंड्स, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉल्ड काल्मी स्किन। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, सेम एज इट इज ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कॉल्ड एल काल्मी स्किन। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाता है तो स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी उस पेशेंट की, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से जो है स्किन जो है वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। चलिए रैशनल में और देख लेते हैं इसको। शॉक इज करेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। जो भी वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फेल होने की वजह से पेशेंट में क्या डेवलप होता है, शॉक। और अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स शट डाउन टू गिव राइज टू कोल्ड एंड काल्मी स्किन अमंगस्ट अदर साइन। पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्रॉपर ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं होगा, जो भी आपकी स्किन वगैरह है वो आपको कूल एंड काल्मी नज़र आएगी। जब आप फील करेंगे तो बिल्कुल कोल्ड होगी या फिर काल्मी स्किन नज़र आपको आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए क्या पूछा गया है, ए पेशेंट विथ हाइपोक्सिया इज लाइकली टू बी, पेशेंट है हाइपोक्सिया का, तो इस पेशेंट में क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंफ्यूज, तो यहाँ पे यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हाइपोक्सिया होगा यानी ऑक्सीजन की कमी पेशेंट में होगी या फिर पेशेंट में प्रॉपरली ऑक्सीजन अमाउंट नहीं मिल पाएगी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेशनल में, द ब्रेन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द फंक्शन एंड कन्फ्यूजन विल ऑल्सो अपीयर्स व्हेन दिस इज रिड्यूस्ड। जो आपका ब्रेन है उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी तो सीधी सी बात है पेशेंट में क्या डेवलप होगा, कन्फ्यूजन। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कन्फ्यूजन पेशेंट के अंदर डेवलप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लो कैपिलरी रिफिल इज ए साइन ऑफ, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर कैपिलरी रिफिल स्लो है तो ये किसका साइन है,
बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये सवाल यहाँ पे शायद पूछा भी गया था प्रीवियस नोटसेट में, और यहाँ पे शायद इंडिकेट नहीं किया गया हो, तो ध्यान रखना कि शायद जो सर्कुलेशन है, अगर वो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको कैसे क्या मेजर करेंगे, तो कैपिलरी रिफिल से ही हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं पुअर सर्कुलेशन को। तो यहाँ पे देखिए, स्लो अगर कैपिलरी रिफिल हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन। या तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है या फिर पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन हो रहा है, यानी कि आप परफ्यूजन बोल सकते हैं, फिर सर्कुलेशन बोल सकते हैं। तो ये पुअर सर्कुलेशन की वजह से ही जो है या फिर पुअर सर्कुलेशन जब होगा तो स्लो कैपिलरी रिफिल जो है वो आपको पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में देख लीजिए, रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट मीन्स ब्लड इज स्लो टू द रीच टू द एक्सट्रीमिटीज। यानी जो एक्सट्रीमिटीज है, यानी पेरिफेरल पार्ट हो गया आपका एक्सट्रीमिटीज, बिल्कुल दूर का पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में अगर ब्लड स्लो जा रहा है, किसकी वजह से, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से, तो क्या होगा, कैपिलरी रिफिल जो है वो स्लो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए क्या है, सेंट्रल साइनोसिस इज, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल और पेरिफेरल में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे आपको यही पूछना चाह रहा है कि सेंट्रल साइनोसिस से आप क्या समझते हैं, सेंट्रल साइनोसिस का मतलब क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी, सजेस्टिव ऑफ इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो अगर इम्पेयर्ड हो जाए तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है सेंट्रल साइनोसिस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में देख लेते हैं इसको। और सेंट्रल साइनोसिस इज इंडिकेटिव ऑफ ए फेलियर ऑफ द हार्ट और लंग्स टू सफिशिएंटली ऑक्सीजनेट द ब्लड। या तो लंग्स हो या फिर हार्ट हो, उसके अंदर अगर फेलियर हो जाता है, क्या, सर्कुलेशन या फिर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है ब्लड के थ्रू, तो सेंट्रल साइनोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो ऑप्शंस है वो आप पढ़ते रहना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से एक और अच्छा सवाल आ रहा है, व्हेन असेसिंग डार्कर स्किन पेशेंट फॉर साइन ऑफ साइनोसिस यू शुड। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है या फिर ऐसा पेशेंट है जो कि काला है, यानी कि जो लोग होते हैं वो काले या फिर गोरे से ही डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक पेशेंट दिया गया है काला। अब डार्कन स्किन वाला पेशेंट है तो इसमें साइनोसिस हुआ है, तो इसको आप, इसके साइन को आप कैसे चेक करेंगे, ये आपको सिंपल सा सवाल जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे जो आपको सही जवाब करना है वो करना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लुक एट द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सॉल ऑफ द फीट। अगर भाई आपके सामने कोई काला पेशेंट आता है और उसमें साइनोसिस डेवलप हो रखा है और साइन आपको चेक करना है कि साइनोसिस है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसके पाम्स है, हैंड्स के जो पाम्स है या फिर फिट के सोल है, उनको आप देख लीजिए। उनको देख के आप क्या कीजिए, पता लगाइए कि साइनोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे रेशनल में और देख लीजिए, वही बात है, स्किन जो है वो पॉलिश्ड एंड देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू मॉनिटर चेंज। यानी इस पेशेंट की जो स्किन रहेगी वो कैसी रहेगी, पेल रहेगी, ठीक है। और ये जो है सबसे इजी मेथड है ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे क्लाइंट्स को मॉनिटर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ हेमरेज आर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेमरेज का साइन क्या होगा। हेमरेज का आपको साइन पूछा गया है, और शायद यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को लेकर भी एक सवाल शायद प्री नोटसेट में आपको पूछा गया था, तो वहाँ पर भी इजी ब्रुइज जो ब्रुजेज है वो आपको आंसर में करना था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग रहेगी या हेमरेज होगा, तो साइन जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ब्रुजेज या फिर इजी ब्रुजेज। तो यहाँ पर भी सवाल जो आपको पूछा गया हेमरेज का पूछा गया, तो हेमरेज का साइन क्या होगा, ब्रुजेज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में देखते हैं, hemorrhage is blood lost into tissue and causes characteristic blue stain of the skin। hemorrhage का मतलब है कि जो ब्लड है वो लॉस्ट हुआ है कहाँ पे, टिश्यूज के अंदर, और उसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, ब्लू स्टेनिंग हो जाएगी कहाँ पे, स्किन के अंदर। जहाँ पर हेमरेज हुआ है वहाँ पे ब्लू स्टेनिंग हो जाएगी स्किन के अंदर। जैसा आपने देखा होगा कभी अगर आपकी जो अंगुली है उस पर चोट लगी हो, तो आपने कभी देखा होगा बिल्कुल ब्लू ब्लू जो है स्पॉट बन जाता है, जिसे आप कहते हैं कि जो है खून जम गया है ना, ऐसा आप बोलते हैं।
तो वो कंडीशन होती है ना जस्ट वैसी। हेमरेज अगर होगा तो वैसे कंडीशन से आपको ब्रूजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। एज ब्लड इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड डिग्रेडेड द ब्रूजेस विल चेंज थ्रू ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। और वो जो आपके रक्त का थक्का या फिर जो ब्लड कलेक्शन होता है जब आपकी चोट लगती है, तो उसके बाद जो ब्रूजेस बनते हैं वो कुछ दिनों बाद वापस रिसॉल्व भी हो जाते हैं, है ना। तो वही कहानी यहाँ पे, तो ब्रूजेस जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है वो आपको पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉलिक्यूल कैरिड इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज ए मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसीज जो है कैरी करती है, आरबीसीज के थ्रू ये कैरी आउट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, ये आपको पता ही है। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द बॉडी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का, विच कैरिड इन द आरबीसी, आरबीसी के थ्रू ये कैरी आउट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया आर, अगर किसी पर्सन को हाइपरलिपिडेमिया हुआ है तो बताइए उसके अंदर क्या साइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्नियल आर्कस। कॉर्नियल आर्कस जो है उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा का ऐसा एज इट इज बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आप कुछ ना कुछ गलत करके आएंगे। गलत नहीं करना है, ऑप्शन ए आपको सही जवाब करना है। ओके, चलिए रेशनल में देखते हैं। टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी विल रिजल्ट इन अ विजिबल साइन। देखिए अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो आपको कॉर्नियल आर्कस जो है वो देखने को मिलेगा, यानी विजिबल साइन आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप देख के पहचान सकते हैं कि इसको हाइपरलिपिडेमिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, पेलर कैन बी कॉज्ड बाई। जो पेलर है बॉडी के अंदर वो क्यों कॉज होता है, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको सही जवाब करना है ऑप्शन सी, पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है उसकी वजह से होगा आपकी बॉडी में पेलर, बिल्कुल पेली पड़ जाएगी आपकी बॉडी। किसकी वजह से, पुअर सर्कुलेशन की वजह से या फिर पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। चलिए रेशनल में जानते हैं। द स्किन गेट्स इट्स कलर फ्रॉम पिगमेंट बट आल्सो फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। यानी जो स्किन है उसका कलर जो डिपेंड करता है वो पिगमेंट पे डिपेंड करता है, बट अगर ब्लड सप्लाई भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से भी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। द पल्स कैन बी पाल्पेटेड। पल्स जो है वो आप पाल्पेट कर रहे हैं तो कैसे क्या आप चेक करेंगे, यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है। पल्स आप पाल्पेट कर रहे हैं तो कैसे आप के चेक करेंगे। वैन एन आर्टरी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैन एन आर्टरी इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। जो स्किन के सरफेस है उसके जस्ट क्लोज की तरफ आर्टरी है, वहां से आप क्या करते हैं, पल्स जो है वो आप चेक करते हैं। आर्टरी के थ्रू आप पल्स चेक कर रहे हैं और ये जो आर्टरी होती है वो जस्ट स्किन के सरफेस के जस्ट क्लोज होती है ना, स्किन के सरफेस से जस्ट क्लोज जुड़ी हुई होती है और यहीं से आप जो है थ्री फिंगर यूज करके पल्स चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। द पल्स कैन बी पाल्पेटेड व्हेन एन artery is close to the surface of skin. Contraction of the left ventricle will not always cause a palpable pulse. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन और क्या लिखी हुई है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं उनसे हमेशा जो है पाल्पेबल पल्स कॉज नहीं होती है। ओके, लेकिन जो सरफेस ऑफ स्किन है जहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्ट हैज। ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है और इतना इजी सवाल आपको शायद नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में कितने वॉल्व, कितने जो है चैम्बर होते हैं। तो हार्ट हैज, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर वॉल्व एंड फॉर चैम्बर। 4 वॉल्व होते हैं एंड 4 ही चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फेज। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि कार्डियक साइकिल जो है
वो कितने फेजेस से कंसिस्ट यानी बना होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायस्टोल एंड सिस्टोल। कार्डिक साइकिल सिर्फ और सिर्फ दो फेज से बना होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये दो, या फिर डायस्टोल सिस्टोल आप बोल दीजिए। तो ये कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में दो ही फेज होती है आपकी, डायस्टोल एंड सिस्टोल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू द वेसल्स बिकॉज। जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किनके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शंस होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू फ्लो करेगा, किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे बिकॉज करके आगे आपको कंप्लीट करना है, क्यों करेगा फ्लो, ये आपको पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द आर्टरीज हैव ए इलास्टिक रिकॉइल। जो आर्टरीज होती है उनके अंदर इलास्टिक रिकॉइल होती है, जिसकी वजह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। तो इसका कारण क्या है? इलास्टिक रिकॉइल होता है आर्टरीज के अंदर। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, और ये बिल्कुल इजी सवाल है। ए नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट इज। जब पेशेंट या फिर जो एडल्ट है वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में या फिर मतलब बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में बैठा हुआ है, उसका कितना नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए? यहाँ पे कुछ फाइंडिंग दे रखी है। एक तो सिमिलर आपकी 60-60, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60 से 100 बीपीएम। ये आपने पढ़ भी रखा है बहुत बार, और ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेशनल में और देख लेते हैं इसको। द नॉर्मल रेट गिवन इन मोस्ट टेक्स्ट is 60 to 100 beats per minute, but you must take count of the individual patient as health status and medications। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऑलमोस्ट जितनी भी आपने बुक्स वगैरह पढ़ी है या फिर आपने देखा है, तो ऑलमोस्ट बुक्स के अंदर 60 to 100 बीपीएम नॉर्मल हार्ट रेट दे रखी है। लेकिन ये जो है हार्ट रेट ये चेंज भी हो सकती है, किसके साथ किस बेसिस पे? या तो पेशेंट की एज जो है कम या ज़्यादा, इसका तो फर्क पड़ता ही है ना। तो लेकिन यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो हार्ट रेट होती है ना वो 60 to 100 ही होती है। बाकी ये डिपेंड करती है आपके पेशेंट की एज पे, हेल्थ स्टेटस पे, या फिर कोई मेडिकेशंस ले रहा है तो उन कंडीशंस पे ये डिपेंड करती है। बाकी नॉर्मली तो आपके 60 to 100 बीपीएम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डिक आउटपुट से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कार्डिक आउटपुट को लेकर ही होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। कार्डिक आउटपुट क्या है? चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, और ये तो बहुत बार आपने पहले भी पढ़ा है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, वो आपका कहलाता है कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशनल देख लीजिए। द आंसर इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, तो ये आपका कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द वेंट्रिकल with each contractions, multiplying the stroke volume by the heart rate number of the beats per minute gives the cardiac output। यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है एंड जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट तो आप जानते ही हैं, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है वो आप देख लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शंस जब वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं जब ब्लड पंप होता है कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू, वो जो अमाउंट होती है वो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। और वो स्ट्रोक वॉल्यूम को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में? हार्ट रेट के साथ में। तो आपका आ जाएगा क्या? कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट 3 फैक्टर्स रेगुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करने वाले 3 फैक्टर्स बताइए, जो कौन कौन से हैं? चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। ये 3 फैक्टर्स है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना। ऐसे कैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड, ये 3 फैक्टर्स है जो रेगुलेट करते हैं आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम को। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशनल देख लीजिए। The answer, preload, contractility and afterload. The preload is the amount of stretch before contractions. Contractility is the force of the contraction. Afterload of the pressure that must be overcome by contraction। तो यहाँ पे जो preload है इसका तो मतलब हो गया कि जो अमाउंट है
यानी कॉन्ट्रैक्शन से पहले की जो अमाउंट है वो आपका प्रीलोड कहलाएगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्शन लगेगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होगा उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो होगी। देन आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो प्रेशर होगा वो आपका आफ्टर लोड कहलाएगा। तो ये तीनों जो फैक्टर है ये आपके रेगुलेट करते हैं स्टॉक वॉल्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए चेंज इन ब्लड प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय द, जो ब्लड प्रेशर चेंज होता है इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, बैरो रिसेप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इन एन आर्म दैट इज अबाउ द लेवल ऑफ द हार्ट विल। देखिए आप किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आर्म जो है उस पर अच्छे से आपने सारी चीज़ें मतलब सही से की है, लेकिन जो आपने जिस पेशेंट पे आपने जो कफ लगाया है, जिस आर्म पे आपने कफ लगाया है, उस आर्म को आपने क्या कर दिया, हार्ट के लेवल से थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर कर दिया। तो अब बताइए इस पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट आएगी वो किस प्रकार से आएगी, कैसी जो है ब्लड प्रेशर आपको मेजरमेंट देखने को मिलेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंडर एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर। अगर आप किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और अगर आर्म को आपने हार्ट से ऊपर कर दिया है तो उस पेशेंट की ब्लड प्रेशर आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप आउट मिलेगा, जितना नॉर्मली मिलना चाहिए उससे भी कम जो है ब्लड प्रेशर उस पेशेंट का आएगा। तो हार्ट लेवल से अगर ऊपर आप आर्म को करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपको क्या मिलेगा, अंडर एस्टिमेट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इफ द आर्म इज अबव द लेवल ऑफ हार्ट द रीडिंग विल बी अंडर एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर। ये जो रीडिंग है ये आपको देखने को मिलेगी अगर आप हार्ट से ऊपर किसी भी पर्सन का हाथ जो है उसको आप करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पे बड़े बड़े ऑप्शंस है लेकिन कहानी बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द ऑस्कल्टेटरी गैप इज, ऑस्कल्टेटरी गैप, यहाँ पे वर्ड से ही नाम चल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑस्कल्टेटरी गैप, ऑस्कल्टेटरी गैप का मतलब है, गैप का मतलब तो आप जानते हैं दो चीज़ों के बीच में जो भी गैप होता है, ठीक है, वो आपका गैप कहलाता है। ऑस्कल्टेटरी, जब आप किसी पर्सन से ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो आप ऑस्कल्टेशन करते हैं, कौन से साउंड, कॉर्सकॉप साउंड। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है कि ऑस्कल्टेटरी गैप क्या है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्हेन द कॉर्सकॉप साउंड डिसअपीयर देन रिटर्न ड्यूरिंग फेज सेकंड एज द ब्लैडर इज डिफ्लेक्टेड। देखिए जो कॉर्सकॉप साउंड है वो डिसअपीयर हो जाती है, देन उसके बाद रिटर्न वापस आ जाती है, कब, फेज सेकंड के दौरान जब ब्लैडर को डिफ्लेट किया जाता है तब ये वापस साउंड सुनाई दे, तो ये आपका कहलाता है ऑस्कल्टेटरी गैप। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, तो नाम से ही काम है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पे रेशनल में वहीं दे रखा है, द कॉर्सकॉप साउंड स्टार्ट इन फेज फर्स्ट बट देन डिसअपीयर एंड रीअपीयर इन फेज सेकंड एज द कफ इज डिफ्लेटेड। कॉर्सकॉप साउंड जो है वो फेज फर्स्ट में स्टार्ट होती है और डिसअपीयर भी हो जाती है, लेकिन अगर ये फेज सेकंड में फिर से रीअपीयर हो रही है जब आप कफ को डिफ्लेट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक ऑस्कल्टेटरी गैप को इंडिकेट करता है। दे विल बी स्टॉप अगेन व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इक्वल to the diastolic blood pressure at the start of phase 5. They will be stop, ये stop हो जाती है अगेन जब ब्लड प्रेशर जो है वो इक्वल होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के, एंड ये एट द स्टार्ट ऑफ फेज 5, जो स्टार्ट होती है जब फेज 5 उस दौरान ही वापस स्टॉप हो जाती है कॉर्सकॉप साउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट्स ऑन एन मर्करी एंड एंड्रॉइड स्पाइगमोमेनोमीटर मेजर आर। जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट होता है मर्करी एंड एंड्रॉइड स्पाइगमोमेनोमीटर के अंदर वो कितना क्या मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2 mmHg। कितना होता है, 2 mmHg। चलिए रेशनल में देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट आर 2 mmHg, देयरफॉर द ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑलवेज टू द nearest 2 mmHg when taken by a mercury or android sphygmomanometer। तो यानी मर्करी स्पाइगमोमेनोमीटर हो या फिर एंड्रॉइड
स्पाइगमोमेनोमीटर हो, जब इनसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो इनमें 2 mmHg का जो है वो डिफरेंस होता है, यानी कि जस्ट 2 mmHg के आसपास जो रीडिंग है वो आप ऊपर नीचे इनके अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा, ये जो इंक्रीमेंट रहेगा स्मॉलेस्ट, वो रहेगा 2 mmHg का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, CRT से सवाल है, यानी कि कैपिलरी रिफिल टाइम से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CRT2, CRT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे जो आपका सही जवाब हुआ है ऑप्शन सी, CRT on its own is not a reliable indicator for specific illness, injury or disease। CRT जो है वो पर्सन का खुद का ही मतलब बॉडी का ही पार्ट है, बट ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किन कंडीशन में, स्पेसिफिक कोई इलनेस हो रखी हो, इंजरी हो रखी हो या फिर डिजीज कंडीशन हो रखी हो। तो ये क्या है, CRT के बारे में एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसीजर फॉर टेकिंग ए CRT मेजरमेंट इन्वॉल्व। जब CRT मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा एक प्रोसीजर जो है वो जिसको आप फॉलो करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार से बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे अपन इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जेंटली प्रेसिंग ऑन द एरिया फॉर 5 seconds to blanch the skin, release and normal blood color should return within less than 2 seconds। यानी जेंटली आपको क्या करना है, प्रेशर डालना है कहाँ पे, स्किन के अंदर, या फिर आप स्किन को ब्लेंच करना है। कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए आप स्किन को ब्लेंच कीजिए, उसके बाद वापस जो प्रेशर आपने लगाया है उसको आप रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद नॉर्मली जो ब्लड कलर है वो वापस रिटर्न आ रहा है विद इन 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड से भी कम समय में अगर वो वापस जिस शेप में स्किन आपकी थी उस स्किन जो स्किन है वो वापस उसी शेप में आ रही है, मतलब जो CRT है कैपिलरी रिफिल टाइम है वो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पे रेशनल में वही दे रखा है जो आपको बताया गया है, 5 सेकंड तक आपको पिंच करके रखना है, उसके बाद वापस जब आप रिलीज करेंगे प्रेशर को तो वापस विद इन 2 सेकेंड जो है वापस से एडुकेट वेस्कुलर सप्लाई जो है स्टार्ट हो जाएगी, या फिर नॉर्मली जो स्किन आपने पिंच की है वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, यानी कि CRT क्या है यहाँ पे पर्सन का नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRT से ही है, यानी कैपिलरी रिफिल टाइम से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस CRT। CRT को कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नॉट से लेकर यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिमेंशिया। डिमेंशिया का कोई लेना देना नहीं है CRT से। फार्मेकोलॉजिकल वेजोडाइलेटर जो है ये फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है CRT को। हाइपोथर्मिया भी इन्फ्लुएंस करेगा एंड आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा CRT को, लेकिन कौन नहीं करेगा, डिमेंशिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। फार्मेकोलॉजिकल वेजोडाइलेटर विल इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, यानी CRT क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन, फार्मेकोलॉजिकल वेजोडाइलेटर। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया विल कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द स्किन। अब यहाँ पे हाइपोथर्मिया भी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे CRT क्या आएगी, बिल्कुल लो आ जाएगी। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस विल इम्पेयर द ब्लड फ्लो। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी क्या करता है, ब्लड फ्लो को इम्पेयर करता है। तो डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ल्यूमन, साइज जो है वो ल्यूमन होने की वजह से डिक्रीज रहेगी, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, CRT को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन डिमेंशिया नहीं करता है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए प्रोलॉन्ग्ड CRT में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर प्रोलॉन्ग्ड CRT है, कैपिलरी रिफिल टाइम अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एज इट इज आपको पूछा जा सकता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, CRT प्रोलॉन्ग्ड, कैपिलरी रिफिल टाइम प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। बाकी जो ऑप्शंस है इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। डिहाइड्रेशन कॉजेज ए रिडक्शन इन सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम, देयरफॉर स्लो ब्लड फ्लो टू द स्किन। ब्लड फ्लो स्लो होगा स्किन के अंदर,
सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, CRT टाइम क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ओके, डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, सर्कुलेशन ब्लड फ्लो कम होने की वजह से CRT टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टेकिंग ए CRT द पेशेंट लिम्स शुड बी पोजिशन। जब आप CRT ले रहे हैं यानी कैपिलरी रिवील टाइम जो है वो आप जब चेक कर रहे हैं, तो पेशेंट की जो लिम्स है उसकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए या फिर किस पोजीशन में आप रखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लेवल एज द पेशेंट हार्ट। जहाँ पे पेशेंट का हार्ट है उस लेवल पे आपको क्या करना है, लिम्स को उस पोजीशन पे रखना है, उस लेवल पे रखना है, उसके बाद ही आपको CRT चेक करनी है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना अच्छे से इसको, हो सकता है आपको एज इट इज पूछ लिया जाए। बाय होल्डिंग द एट द सेम लेवल एज द हार्ट ब्लड फ्लो इज नॉट हिंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड बाय ग्रेविटी। जैसे मतलब जो ग्रेविटी है उससे कोई एक्सेलरेटेड या हिंडर्ड ना हो, इसलिए जो लिम्स है उनको क्या करना है, हार्ट के लेवल पे लाना है, उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, CRT चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेंडरिंग ECG कॉम्प्लेक्स विथ सडन ब्रेक इन द सिग्नल इज यूजुअली कॉज्ड बाय। वेंडरिंग ECG कॉम्प्लेक्स आ रहा है, साथ ही साथ सडन ब्रेक आ रहा है सिग्नल्स के अंदर, तो इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लूज इलेक्ट्रोड्स। जो आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वो लूज होने की वजह से ECG कॉम्प्लेक्स वेंडरिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिग्नल्स जो दे रहे हैं ECG के अंदर, जो सिग्नल्स आ रहा है, जो आपकी ECG चल रही है उसके अंदर क्या आएगा, ब्रेक आएगा, सडनली ब्रेक आएगा। मतलब आप समझ जाना, पेशेंट के जो इलेक्ट्रोड आपने लगाए हैं वो क्या है, लूज है, जिसकी वजह से ऐसी फाइंडिंग देखने को मिल रही है। चलिए रेशनल में जानते हैं, चेंजेस टू द ECG do occur with patient movement and electrical interference, but changes of this type are usually due to electrode fault। इलेक्ट्रोड फॉल्ट की वजह से ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट को क्या कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, CPR। CPR बोल दीजिए या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट बोल दीजिए। तो यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट का सवाल आपको पूछा गया है, बताइए बेसिक लाइफ सपोर्ट में होता क्या है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या करते हैं, द करेक्ट रेशियो ऑफ टू वेंटिलेशन एंड 30 कंप्रेशन। CPR जब करते हैं, और ये सवाल अभी हम नॉर्सेट में पूछा भी गया था, एज इट इज प्री नॉर्सेट में आपको पूछा गया है, वो सवाल आगे आ भी जाएगा अभी। तो यहाँ पे मतलब जब CPR करते हैं तो 30 कंप्रेशन एंड टू वेंटिलेशन, 30:2 का यहाँ पे क्या होता है, रेशियो होता है जब CPR परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। करंट गाइडलाइन जो है वो इंडिकेट करती है टू वेंटिलेशन एंड 30 कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेशन ऑफ कार्डियक मॉनिटरिंग नॉर्मली इंक्लूड। जब कार्डियक मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसका नॉर्मली क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मली क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंडिकेशन ऑफ कार्डियक मॉनिटरिंग नॉर्मली इंक्लूड चेस्ट पेन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड हार्ट फेलियर, CPR। ये कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा। कार्डियक मॉनिटरिंग नॉर्मली जो है वो इंडिकेट करती है या फिर इसके अंदर इंक्लूड है चेस्ट पेन। कार्डियक मॉनिटरिंग कम करेंगे जब या तो चेस्ट पेन हुआ हो, या फिर MI का अटैक आया हो किसी पर्सन में, या फिर हार्ट फेलियर हो रखा हो, या फिर किसी पर्सन को CPR दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। तो यहाँ पे यही तो पूछना चाह रहा है, कार्डियक मॉनिटरिंग के इंडिकेशंस नॉर्मली कौन कौन से हैं, चेस्ट पेन है, MI है, हार्ट फेलियर है एंड CPR है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कार्डियक मॉनिटरिंग शुड बी यूज्ड टू मॉनिटर चेंजेस इन हार्ट रिदम which may occur with chest pain, heart failure, during resuscitation and during or after an MI। तो यानी कि कार्डियक मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं हार्ट रिदम की जो भी चेंजेस हुई हैं उनको मॉनिटर करते हैं। तो ये कब होगी, मतलब हार्ट रिदम जो है कब चेंज हो सकते हैं, चेस्ट पेन हुआ हो, हार्ट फेलियर हुआ हो, रिससिटेशन किया गया हो, या फिर MI का अटैक आया हो। MI का अटैक के बाद भी हम जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द एवी नोड फाउंड। ये मैंने आपको बताया था,
जब ईसीजी का टॉपिक बताया था उस दौरान मैंने आपको ऐसे नोड के बारे में बताया था, एवी नोड के बारे में बताया था कि एवी नोड कहाँ पे लोकेटेड होती है, ऐसे नोड कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो चलिए यहाँ पे एवी नोड का तो क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऐसे नोड कहाँ पर सिचुएटेड होती है या फिर लोकेटेड होती है। देखिए यहाँ पे एवी नोड का पूछा गया है और जो ऐसे नोड है इसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप आंसर कर दीजिए ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड होती है। चलिए तब तक बताते हैं आपको एवी नोड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल एट द हेड ऑफ द बंडल ब्रांचेज। जो बंडल ब्रांचेज है उसके हेड ऊपर की तरफ बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में आपकी होती है एवी नोड। ओके, और ऐसे नोड कहाँ पे होता है वो आप बता दीजिए, मैंने आपको बताया भी था ऑप्शन बी। चलिए जिनका जवाब आ गया अच्छी बात है। ऐसे नोड आपकी होती है अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम में होती है। कहाँ पर होती है? राइट एट्रियम में। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड कंटिन्यूस द कंडक्शन पाथवे फ्रॉम द ऐसे नोड डाउन टू द वेंट्रिकल, इट्स फाउंड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल टू द हेड ऑफ द बंडल ब्रांचेज। ऐसे नोड से जो भी कंडक्शन होता है वो एवी नोड की तरफ होता है, एवी नोड से फिर आगे की तरफ चलता रहता है कंडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे जो एवी नोड है वो कहाँ पर होगी? एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बंडल ब्रांचेज के हेड की तरफ, है ना, यहाँ के इसके बीच में एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में आपकी एवी नोड्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर इलेक्ट्रोड नॉर्मली प्लेस्ड इन 3 लीड ईसीजी रिकॉर्डिंग। जो 3 लीड ईसीजी रिकॉर्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोड्स कहाँ पर नॉर्मली प्लेस किए जाते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर ए राइट शोल्डर, एल ए लेफ्ट शोल्डर, आर एल 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 लेफ्ट एब्डोमिनल एंड लोअर चेस्ट, सॉरी लेफ्ट चेस्ट वॉल। तो यहाँ पर जो 3 लीड जो ईसीजी है वो प्लेस की जाती है, उसमें इलेक्ट्रोड्स जो प्लेस किए जाएंगे वो आर ए राइट शोल्डर होगा, एल ए जो है वो लेफ्ट शोल्डर होगा एंड आर एल 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 जो है वो लेफ्ट एब्डोमिनल या फिर लोअर लेफ्ट चेस्ट वॉल। यहाँ पर ये 3 जो लीड लगाई जाती है, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम ईसीजी की रिकॉर्डिंग जब करते हैं 3 लीड इलेक्ट्रोड जो है वो इन जगह पे प्लेस की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका रेशनल है उसमें भी सेम वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल वेरिएशन इन द ईसीजी कैन सीन इन। नॉर्मल जो वेरिएशन है ईसीजी के अंदर वो कब देखने को मिलेगा या फिर कब कब देखने को मिल सकता है? पहला यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपका जो सी जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रन, ओबेज, एथलेट्स एंड प्रेगनेंसी। इनमें नॉर्मल जो ईसीजी है वो वेरिएशंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों में ईसीजी अलग आएगी, ओबेज पर्सन्स की ईसीजी अलग आएगी, एथलेट्स की भी अलग आएगी। मतलब ईसीजी तो नॉर्मल आएगी बट इनमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। अलग अलग जो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है इनमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। सेम रेशनल में भी वही है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड रेगुलेशन। फ्लूइड रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे एडीएच आपको क्या करना है, सही जवाब करना है। नेक्स्ट यहाँ पे रेशनल में वही दे रखा है, एडीएच जो है वो इनेबल द किडनी टू इंक्रीज एंड रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। यूरिन वॉल्यूम को जो है रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, ये किस पे डिपेंड होता है, एडीएच हार्मोन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिमा इज द प्रेजेंस ऑफ। एडिमा जो है वो इसकी प्रेजेंस कब होगी? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सेसिव एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। अगर एक्सेसिव एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होता है तब कंडीशन आपकी होती है डेवलप एडिमा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेशनल में वही है जो आपको बताया गया है, इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है वो अगर एक्यूमुलेट हो जाए या फिर एक्सेसिव एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो वो एडिमा कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन। हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन से आपका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाटर इनटेक इज लेस देन इज नीडेड टू मेंटेन बैलेंस।
जितनी ज़रूरत है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उससे भी जो है कम अगर वाटर इनटेक कर रहे हैं तो वो आपकी कंडीशन होती है हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसेंसिबल लॉस डज नॉट कम फ्रॉम। इनसेंसिबल लॉस सभी कंडीशंस में होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इनसेंसिबल लॉस नहीं होता है, वो कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेसिव वेट लॉस। इससे कोई इनसेंसिबल लॉस नहीं होता। पायरेक्सिया में होगा स्वेटिंग के थ्रू, यूजिंग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, इसके थ्रू भी होगा, एंड डायरिया होगा तो इससे भी क्या है, फ्लूइड लॉस होगा। तो यहाँ पे इनसेंसिबल लॉस जो हो रहा है डायरिया में भी हो रहा है, पायरेक्सिया में भी हो रहा है, एंड यूजिंग अनह्यूमिडिफाइड। देखो ह्यूमिडिफाइड एंड अनह्यूमिडिफाइड, यहाँ पे बात हो रही है अनह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की। मैं यही क्वेश्चन एज इट इज दे दूं और अनह्यूमिडिफाइड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑप्शन में दे दूं, तो आपको फिर क्या करना होगा वहाँ पे आंसर, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ओके, अनह्यूमिडिफाइड से तो होता है, ह्यूमिडिफाइड से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कुलेटरी ओवरलोड में बी आइडेंटिफाई क्लिनिकली विथ। सर्कुलेटरी ओवरलोड को हम कैसे क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। अदर साइन की बात करते हैं तो फ्लशिंग होगा, साथ ही साथ स्पेशली कहाँ पे, फेस एंड हेडेक एंड कंजेशन। जो फ्लशिंग होगा वो फेस पे होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। साथ साथ पेशेंट को हेडेक होगा, कंजेशन होगा। तो ये क्या है, क्लिनिकल साइन है जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल लेवल सोडियम का कितना होता है? तो 135 टू 145 तो होता ही है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद पूछा भी था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, सिर्फ वहाँ पे ये लास्ट वाली वैल्यू चेंज की थी, बाकी ऑप्शन सारे के सारे सेम रखे थे। तो आपको वैल्यू का स्पेशली जरूर ध्यान रखना है। 135 से 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, या फिर मिलीक्यूलेंट पर लीटर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एम मोल पर लीटर आप यहाँ पे सही जवाब कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइन ऑफ लो पोटेशियम आर। यहाँ पे साइन पूछा गया अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, लो हो जाए, तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा? और इस सवाल अभी पूछा भी गया था, हाइपोकैल्सीमिया जो है, सॉरी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या होगा, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेगी। अगर हाइपोकैलेमिया किसी पर्सन में होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है, तो क्या होगा, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगी। चलिए इसके अलावा और क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं? लो पोटेशियम में मसल क्रैम्प्स तो होगा ही, साथ ही साथ जनरली टायर्डनेस रहेगी, पोस्चरल हाइपरटेंशन होगा, एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्केलेटल मसल देखने को मिलेगी। टिंगलिंग या फिर नमनेस जो है वो कब देखने को मिलेगी, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा, यानी हाइपरकैलेमिया में आपको टिंगलिंग एंड नमनेस जो है वो साइन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको मसल क्रैम्प सही जवाब कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड इज। यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड यहाँ पे कौन सा है, वो ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.9% सोडियम क्लोराइड, या फिर NaCl। 0.9% NaCl जो है वो आपका होता है मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड। चलिए रेशनल में और जानते हैं। द मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड 0.9% सोडियम क्लोराइड। अदर क्रिस्टेलॉइड इंक्लूड 5% डेक्सट्रोज एंड मैनिटोल, बट दे आर नॉट एज कॉमनली यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे अदर जो क्रिस्टेलॉइड है वो भी बताए गए हैं, 5% डेक्सट्रोज भी आपका क्या है, क्रिस्टेलॉइड है, एंड मैनिटोल जो है ये भी आपका क्या है, क्रिस्टेलॉइड है। तो यहाँ पे 3 क्रिस्टेलॉइड दे रखे हैं। यहाँ पे पूछना चाह रहा है मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपको करना है। ये ज़्यादातर हर कंडीशन में यूज होता ही होता है। तो ये मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड है आपका 0.9% NaCl। बाकी यहाँ पे 5% एंड मैनिटोल जो है वो बहुत कम यूज आते हैं, इसलिए इनको मोस्ट कॉमन क्रिस्टेलॉइड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। क्रिस्टेलॉइड तो ये भी है बट मोस्ट कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गिविंग सेट दैट हैज़ ओनली बीन यूज्ड फॉर नॉर्मल फ्लूइड शुड बी चेंज्ड एवरी। यानी किसी पर्सन को आप फ्लूइड लगा रहे हैं, तो जो आपने सेट कर रखा है, जो आप सेट लगा रखे हैं आईवी सेट, जिसके थ्रू आप फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसको कब चेंज करना चाहिए, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 हावर्स, या फिर 3 डे आप बोल सकते हैं। ठीक है, देन 3 डे, 3 दिन के अंदर आपको चेंज करना होता है, या फिर 72 हावर्स के अंदर चेंज करना होता है। गिविंग सेट दैट ओनली बीन यूज्ड फॉर नॉर्मली फ्लूइड
या फिर नॉर्मल फ्लूइड शुड बी चेंज्ड एवरी 72 आवर्स। हाउएवर देयर मे बी डिफरेंट लोकल गाइडेंस रिगार्डिंग दिस एंड इट इज़ इसेंशियल दैट इज इंडिविजुअल ट्रस्ट पोजीशन इज क्लैरिफाइड। अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, बट नॉर्मली जो है 72 घंटे के बाद या फिर 72 घंटे के अंदर जो है वो आपको उस सेट को चेंज करना ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द आंसर बिलो बेस्ट इंडिकेट्स द compatible blood types that can be given to person with blood group B rhesus negative। देखिए यहाँ पे एक आंसर आपको बताना है, जो कि यहाँ पे कुछ आंसर्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से बेस्ट आंसर आपको बताना है जिसमें कंपेटिबल ब्लड टाइप को बता रखा है। जो पर्सन है वो है ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप बी का या रिसस नेगेटिव का। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्लड टाइप बी जो है वो रिसस नेगेटिव एंड ब्लड टाइप ओ जो है वो रिसस नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। ये कंपेटाइबल जो है ब्लड टाइप्स है जो कि ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिसस नेगेटिव ये तो ब्लड ग्रुप बी दे ही रखा है पेशेंट का, तो इसके अंदर ब्लड ग्रुप जो है ओ रिसस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से रेशनल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ साइड वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, येलो येलो लाइनिंग जहाँ दिख रही है ये आपको नॉर्थ साइड वाले क्वेश्चन से मिलेंगे। देखिए, once a prescribed unit of blood product has been obtained from the blood bank and out of refrigeration, the transfusion should commence within what period of time before it start to deteriorate। यानी कि जब आप किसी ब्लड बैंक से ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसके बाद रेफ्रिजरेटर से जैसे ही निकालते हैं या फिर ब्लड बैंक से आप कलेक्ट करते हैं उसके बाद विद इन कितने समय के अंदर आपको ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना होता है, मतलब स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही है। तो जैसे ही रेफ्रिजरेटर से आपने ब्लड को निकाला उसके बाद तुरंत बाद आपको यूज़ नहीं करना होता, यानी ट्रांसफ्यूजन नहीं करना होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उसको पहले जो है आधे घंटे के अंदर, यानी आधे घंटे तक उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होगा। उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज करवाना है और विद इन 4 आवर आपको ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ये एज इट इज नॉर्थ सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड टेम्परेचर स्टोरेज यानी CTS यूनिट से आपने ब्लड को जो है कलेक्ट किया है, उसके बाद इस पर्सन में यानी सॉरी इस ब्लड में जो है अगर आप तुरंत जैसे आपने लिया तुरंत आपने लगा दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन इंक्रीजेज द टाइम एंड स्पेशली वार्म एम्बिएंट टेम्परेचर। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द यूनिट शुड बी कंप्लीट विद इन 4 आवर आफ्टर द रिमूवल फ्रॉम द CTS। CTS से जैसे लिया है उसके बाद विद इन हाफ आवर आपको स्टार्ट करना ही करना है ट्रांसफ्यूजन, और 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट आपको ट्रांसफ्यूजन करवाना ही करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ ए ब्लड यूनिट हैज बीन आउट ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर लॉन्गर देन द एक्सेप्टेड टाइम लिमिट यू शुड। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, जो ब्लड यूनिट है वहाँ से जो ब्लड है वो रेफ्रिजरेशन से निकाले हुए काफ़ी समय हो चुका है, मान लीजिए मतलब 45 मिनट हो चुके हैं या फिर 1 घंटा हो चुका है। तो एक्सेप्टेड जो टाइम है वो आपको तो बता दिया गया है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टार्ट करना है ट्रांसफ्यूजन, रेफ्रिजरेशन से जैसे ही बाहर निकालते हैं उसके बाद। लेकिन इससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, मान लीजिए 40 मिनट हो गए या फिर 45 मिनट हो गया, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस ब्लड को क्या कर देना है, ब्लड बैंक को वापस रिटर्न कर देना है एंड इन्फॉर्म करना है वाई यू हैव डन सो, मतलब ये आपने क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर देना है और ब्लड बैंक को तुरंत इस ब्लड को वापस रिटर्न कर देना है। यहाँ पे ये जो रेशनल है वो आप देख लीजिए कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टार्ट करना होता है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा इस ब्लड को निकाले भी हो चुका है रेफ्रिजरेटर से, तो इसको तुरंत आपको क्या कर देना है, ब्लड बैंक को वापस जमा करवा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ़ ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड यू हैव, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो आप क्या करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, टर्न ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन को सबसे पहले स्टॉप कर देंगे, एमओ को या फिर मेडिकल स्टाफ को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली एंड फॉलो ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी एडवाइस। जो ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी एडवाइस है वो हम फॉलो करेंगे ऑन डीलिंग विथ एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब भी एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है उस दौरान ये ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी आपको जो भी एडवाइस है वो आपको फॉलो
करनी है। तो सबसे पहला काम तो होगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप कर दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए। उसके बाद मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म कीजिए इमीडिएटली। उसके बाद जो भी पॉलिसीज़ है, जो एडवाइसेज है ट्रांसफ्यूजन की, उनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे पढ़ लेना रेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नॉर्थ साइड में पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का यहाँ पे साइन एंड सिम्टम पूछा गया था अभी रिसेंटली जो नॉर्थ साइड प्री का एग्जाम हुआ है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिस्निया, टेकिकार्डिया, डिस्टेंडेड नेक वेन। ये आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल आपका सही जवाब है। इंक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विल ऑल्सो मैनिफेस्ट itself it causing hypertension and acute peripheral edema, sometimes accompanied by crackles या rails when auscultating breath sound। breath sound जब आप auscultate करेंगे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से क्रैकल साउंड या फिर रिलीज साउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ एक्यूट पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है एंड हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ सिम्टम्स और नजर आएंगे। बाकी आपको डिस्निया, टेकिकार्डिया, डिस्टेंडेड नेक वेन तो आंसर करना ही है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं सीपीआर से। ड्यूरिंग सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी डिलीवर्ड एट ए रेट ऑफ। आपको कंप्रेशन की रेट बताइए, मतलब बतानी है। सीपीआर जब आप दे रहे हैं तो कंप्रेशन रेट कितनी आप रखेंगे। यहाँ पे आपको सही जवाब करना है ऑप्शन सी, अभी अभी अपन ने बात की है, 100 कंप्रेशन पर मिनट आपको देने हैं। और ब्रीथ की बात करें तो टू वेंटिलेशन है वो आपको पर्सन को करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। योर फर्स्ट एक्शन फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। और ये शायद इस बार भी शायद नॉर्थ साइड में पूछा गया होगा, कंफर्म पता नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हुआ है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला एक्शन आप क्या लेंगे। कोई तो कहता है कि मैं 30 कंप्रेशन दूंगा यानी सीपीआर स्टार्ट कर दूंगा, या फिर कोई पर्सन कहेगा, मतलब कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं 2 रेस्क्यू ब्रीथ दूंगा, कोई पर्सन कहेगा या फिर कोई स्टूडेंट कहेगा चेक द नोट इफ द पेशेंट हैज ए DNAR ऑर्डर। तो कोई कहेगा मैं ये करूंगा। तो ऐसे काम आपको नहीं करने, तीनों ही नहीं करने। जो आपको काम करना है, कार्डियक अरेस्ट जब भी किसी पर्सन को होता है सबसे पहला एक्शन होता है एंश्योर द इमरजेंसी टीम। इमरजेंसी टीम को एंश्योर कर लेना है या फिर कॉल कर लेना है, ठीक है। अगर सर्विस इमरजेंसी टीम नहीं है तो तुरंत आपको कॉल करना है और इमरजेंसी टीम को एंश्योर सबसे पहले करना है। ये आपका सबसे पहला काम रहेगा। ओके, ध्यान रखना, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हो सकता है। यहाँ पे सीपीआर एलोन इज नॉट इनफ। सीपीआर अकेला जो है इनफ नहीं है इस पेशेंट के लिए। रिवाइव ए पेशेंट हु मे बी रिक्वायर डिफिब्रिलेशन एंड मोर एडवांस मेजर। इस पेशेंट के लिए डिफिब्रिलेशन भी जरूरी है एंड एडवांस मेजरमेंट भी जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके पास में हेल्पर है या नहीं, या जो मेडिकल स्टाफ है वो है या नहीं है। ये सबसे पहला आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द चेन ऑफ सर्वाइवल हैज 4 लिंक्स, पुट द फॉलोइंग लिस्ट इज करेक्टेड ऑर्डर। जो चेन है सर्वाइवल की वो 4 लिंक्स में बटी हुई है। तो यहाँ पे वो चारों लिंक्स आपको दी हुई है, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। पहला है अर्ली डिफिब्रिलेशन, नेक्स्ट है अर्ली सीपीआर, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प अर्ली, नेक्स्ट है पोस्ट रिससिटेशन केयर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपके सबसे पहला काम अभी भी मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम रहेगा रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प अर्ली। रिकॉग्निशन करना है एंड कॉल फॉर हेल्प अर्ली, जितना जल्दी हो सके हेल्प के लिए कॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो तो आपका सही जवाब है। उसके बाद में आपका काम रहेगा अर्ली सीपीआर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सीपीआर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्ली डिफिब्रिलेशन, यानी फर्स्ट जो है ऑप्शन वो रहेगा आपका अर्ली डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट है पोस्ट रिससिटेशन केयर। अब यहाँ पे रिससिटेशन जो है वो हो चुका है, उसके बाद में आपको उसकी केयर करनी है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, करेक्ट जो ऑर्डर है वो आपका ऑप्शन सेकेंड, 3 2 1 4। नेक्स्ट यहाँ पे वही बात है, तो इसको करेक्ट ऑर्डर में जो बताया गया है, इमरजेंसी टीम को जो है कॉल करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है, डिफिब्रिलेशन अर्ली डिफिब्रिलेशन के लिए जो है वो भी आपको पेशेंट के साथ में करना है अगर अप्रोप्रिएट है तो, एंड एंश्योर करना है एडवांस जो भी सपोर्टिव केयर चाहिए वो आप देंगे। अवेलेबल फॉलोइंग सक्सेसफुल रिससिटेशन, जैसे सक्सेसफुल रिससिटेशन होता है उसके बाद जो भी एडवांस सपोर्टिव केयर चाहिए वो भी आपको देनी है। तो ये आपका एक करेक्ट
ऑर्डर रहेगा सर्वाइव चेन ऑफ सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑप्टिमम पोजीशन फॉर परफॉर्मिंग सीपीआर इज टू पोजीशन द पेशेंट। जब आप सीपीआर परफॉर्म करते हैं तो कौन सी पोजीशन पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी? ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्लैट ऑन फिल्म सरफेस। फिल्म सरफेस के अंदर आपको फ्लैट पोजीशन पेशेंट को देनी है, क्लाइंट को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछा गया था एम्स नॉर्सेट के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस कर ही लिया है। देखिए, ड्यूरिंग सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, ये एम्स नॉर्सेट में पूछा जा चुका है अभी अभी रिसेंटली। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट ब्रीदिंग, जब आप पेशेंट का ब्रीदिंग असेस कर रहे हैं तो कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लुक द चेस्ट टू मूवमेंट, लिसन द ब्रीथ साउंड एंड फील द एक्सहेल्ड एयर ऑन योर चिक्स। आप जब ब्रीदिंग असेस कर रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे? चेस्ट का मूवमेंट जो है वो आप देखेंगे, साथ साथ ब्रीथ साउंड जो है वो आप लिसन करेंगे एंड फील करेंगे कि जो चिक्स है उनके थ्रू एयर जो है वो एक्सपेल्ड या फिर एक्सल्ड हो रही है नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेशनल में वही कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉर्निकेट कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन फॉर मोर देन, मतलब जो टॉर्निकेट आप यूज़ करते हैं जब ब्लड सैंपल लेते हैं उस दौरान टॉर्निकेट जो यूज़ करते हैं तो वो कितने समय से ज़्यादा मतलब लंबे समय तक आपको लगा के नहीं रखना है, टॉर्निकेट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लगाना है। पहला ऑप्शन है 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा टॉर्निकेट को लगा के नहीं रखना है। जब भी आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं जितना जल्दी हो सके ब्लड सैंपल लीजिए और तुरंत उसको पहले हटा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर जो है वो क्या करेगा, विनोस्पाज्म करेगा, टॉर्टस वेन करेगा एंड पेन या हिमेटोमा, ये कंडीशंस जो हो सकती है। इससे बचाने के लिए 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो भी प्रोसीजर है वो आप टॉर्निकेट यूज़ करके जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर लीजिए। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमो कंसंट्रेशन इज ड्यू टू, जो हीमो कंसंट्रेशन है वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, हैविंग ए पेशेंट पंप फर्स्ट देयर फिस्ट रिपीटेडली। बारी बारी से अगर फिस्ट आ रहे हैं और उस दौरान जो पंप हो रहा है वो आपका हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी हीमो कंसंट्रेशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू हैविंग ए पेशेंट पंप देयर फिस्ट रिपीटेडली। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। रेशनल आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू द निडल बीइंग पार्शियली इंसर्टेड इनटू द वेन विल रिजल्ट इन। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ब्लड का लीकेज हो रहा है कहाँ पे? टिश्यूज के अंदर, ड्यू टू, कारण क्या बताया गया है? निडल जो बीइंग निडल है वो पार्शियली इंसर्ट आपने की है, ए वेन विल रिजल्ट इन, तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है? ब्लड लीकेज हुआ है किसकी वजह से? निडल इंसर्ट आपने की है इसकी वजह से। तो अब इसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीमेटोमा। ब्लड लीकेज हुआ है यानी हीमेटोमा हो सकता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू फिनिश द वेन्यू पंक्चर प्रोसीजर। वेन्यू पंक्चर जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं उसको फिनिश करने का करेक्ट वे कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और लगभग सिमिलर से ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिलीज टॉर्निकेट। टॉर्निकेट को रिलीज करना है, रिलीज ट्यूब फ्रॉम होल्डर, होल्डर से ट्यूब को रिलीज करना है एंड रिमूव निडल, अप्लाई प्रेशर, निडल को रिमूव करना है एंड प्रेशर जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। वेनिपंक्चर प्रोसीजर जब आप फिनिश करते हैं तो उसका जो करेक्ट वे है वो है आपका रिलीज टॉर्निकेट। सबसे पहले टॉर्निकेट को रिलीज कीजिए, रिलीज ट्यूब फ्रॉम होल्डर, होल्डर से ट्यूब को रिलीज कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नीडल है उसको रिमूव कीजिए और अप्लाई प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई कीजिए। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट सिनेरियो वुड यू यूज ए विंग्ड सेट मोर कॉमनली नॉन एज बटरफ्लाई। आपने बटरफ्लाई शेप में वो देखा होगा कैनुला, तो उसी की बात हो रही है। विंग सेट आप यूज कर रहे हैं और रेदर देन द स्ट्रेट नीडल फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए स्ट्रेट नीडल के बजाय आप विंग सेट यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये आपको पूछना चाह रहा है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑन एन एल्डरली पेशेंट विथ स्मॉल वैन। जिन पर्सन्स की बिल्कुल स्मॉल वेन होती है उनमें हम बटरफ्लाई या फिर विंग्ड शेप्ड जो आपकी कैनुला आता है
वो यूज़ करके हम क्या करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एल्डरली पर्सन है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें वेंस कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वेंस की साइज छोटी होने की वजह से उनमें बटरफ्लाई शेप की जो भी कैनुला है वो हम यूज करके ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट साइज कैनुला वुड यू यूज इन ए पेशेंट नीडेड ए रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन सा कैनुला यूज लेंगे, 18 गेज का लेंगे और ये ग्रीन कलर का आता है। 20 गेज का पिंक का होता है, 22 गेज का ब्लू का होता है एंड 24 गेज का येलो का होता है। ये सिर्फ आपको ये जो कलर कोड है ये आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे गए हैं। बाकी 18 गोज ही आपको गेज जो है वो आपको आंसर में मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अटेम्प्ट should you make to cannulate a patient before passing the job on the senior college। यानी आप पहली बार जो है कैनुला लगा रहे हैं तो कितने अटेम्प्ट करने के बाद आपको फिर से अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब आपसे कैनुला नहीं लग रहा है, कितने अटेम्प्ट आप कर सकते हैं उसके बाद आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 बार अगर आप कैनुला लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं लगाए तो आप कोशिश मत कीजिए। ओके, बार बार आपको कोशिश नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग कैन कैनुला रिमेन इन सीटू। जहाँ पे आपने कैनुला लगाया है वो कितने समय तक आप लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 96 आवर्स, 96 घंटे तक आप जो है कैनुला लगा के रख सकते हैं। इसके बाद में आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे रेशनल और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन शुड ए कैनुला बी फ्लैश्ड। जो कैनुला है उसको फ्लैश्ड आपको करना होता है, कितने समय बाद में आपको फ्लैश्ड करना होता है। ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एवरी 12 आवर्स, प्रत्येक 12 घंटे से फ्लश करना होता है ताकि इसकी पेटेंसी जो है कैनुला की वो बनी रहे। अब यहाँ पे फ्लश करने के लिए 5 ml जो है NS लेना है और उससे आपको फ्लश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट पेन आईवी साइट एरिथमा एंड स्वेलिंग, व्हाट स्टेज इज फ्लेबाइटिस स्केल इज दिस एंड व्हाट शुड यू डू। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, टू ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट, यहाँ पे एविडेंट दिया हुआ है, पेन हो रहा है आईवी साइड पे एंड एरिथमा हो रखा है एंड स्वेलिंग है, मतलब पेन एट द आईवी साइड एरिथमा एंड स्वेलिंग। ये एक फ्लेबाइटिस स्केल जो आती है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल अलग से दूंगा फ्लेबाइटिस स्केल के बारे में। बट यहाँ पे देखिए जो एविडेंट दे रखा है वो क्या है, पेन हो रहा है आईवी साइड पे, एरिथमा हो रखा है एंड स्वेलिंग हो रखा है। तो फ्लेबाइटिस स्केल में कौन सी स्टेज इंडिकेट कर रही है इसको। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, स्टेज सेकंड रीसाइट कैनुला। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बाकी मैं फ्लेबाइटिस स्केल के बारे में कंप्लीट एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। किस कंडीशन में आपको आईवी इन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टू ऑरली हाइड्रेट ए पेशेंट। अगर आप पेशेंट को ऑरली हाइड्रेट कर सकते हैं यानी पानी वगैरह जो है पिला के आप हाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं तो इस पेशेंट में आईवी इन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों में आपको आईवी हाइड्रेट करना मतलब इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 14 to 16 गेज नीडल इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर। 14 से 16 गेज की जो नीडल आती है वो किन बच्चों में मतलब किन में यूज करते हैं, बच्चों की बात नहीं हो रही, मतलब किन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ट्रॉमा एंड बर्न पेशेंट। जो भी बर्न के पेशेंट आते हैं फिर ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं उनमें 14 से 16 गेज की नीडल जो है वो यूज की जाती है। रेशनल आप पढ़ते रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑन ब्लड ड्रॉन फ्रॉम a CVS within a heparinized flash line, which sample may be inaccurate। देखिए CVC जो है ब्लड आप ले रहे हैं, हेपेरिनाइज्ड फ्लैश लाइन है एंड सैंपल में भी इनएक्यूरेट, मतलब सैंपल जो है वो इनएक्यूरेट कब होगा। तो फुल ब्लड काउंट यहाँ पे पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कोएगुलेशन स्टडीज। हेपेरिनाइज्ड अगर आप नीडल ले रहे हैं मतलब कोएगुलेशन स्टडी करने के लिए ही ले रहे हैं। तो हेपेरिनाइज्ड जो नीडल है उससे आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो वो उसका पर्पज़ क्या है, यानी क्यों कर रहे हैं हेपेरिनाइज्ड नीडल से, वो इसलिए कर रहे हैं कोएगुलेशन स्टडी जो है वो हम कर सके इजीली। ओके, यहाँ पर रेशनल आप और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सबक्लेविन वेन लाइज अंडर द
डेस क्लोज टू द डेस आर्टरी। यहाँ पे दो चीज़ पूछी गई है कि जो सबक्लेवियन वेन है वो कहाँ पर होती है एंड क्लोज होती है किस आर्टरी से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, अंडर द क्लेविकल क्लोज एंड क्लेविकल, अंडर द क्लेविकल एंड क्लोज टू द सब क्लेविकन सॉरी सब क्लेवियन आर्टरी, यानी क्लेविकल यहाँ पे आ जाएगा और सब क्लेवियन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस आपका सही कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what type of dressing should be applied and how long should it remain it in place after a removal of central venous catheter। सेंट्रल वेनस कैथेटर को रिमूव करने के बाद आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो किस टाइप की ड्रेसिंग करेंगे और कितने समय के लिए आप करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्लाई ए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग विच शुड बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 72 आवर्स। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग आपको अप्लाई करनी है और वो 72 घंटे तक आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर फ्लशिंग सीवीसी। सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है इसको फ्लशिंग करने का रिकमेंडेड मेथड क्या है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कैथेटर शुड बी फ्लैश्ड विद ए सिरिंज नो स्मॉलर देन 10 ml यूजिंग ए स्मूथ नॉट स्टॉप टेक्निक। तो यहाँ पे आपका ये जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रेशनल है वो आप देख लीजिए, द रिकमेंडेशन is for the catheter to be flushed using a pulsated push pause positive pressure technique using a syringe no smaller than 10 ml। और ये सवाल अभी पूछा भी गया था, सेंट्रल वेनस कैथेटर को फ्लश करने के लिए स्मॉल से स्मॉल साइज की आपको नीडल पूछी गई थी और वहाँ पे 2 ml सिरिंज, 5 ml है ना, 8 ml, 10 ml इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। वहाँ पर भी आपको 10 ml ही आंसर करना था और ये रिसेंटली भी नोटसेट में पूछा गया है। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में जो ऑप्शंस है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कैथेटर शुड बी फ्लश्ड विद ए सिरिंज नो बिगर देन 10 ml यूजिंग ए पल्सेटेड पुश पॉज पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक। ये टेक्निक जो है यूज करके और आपको फ्लश करना है, 10 ml से बिगर जो है नीडल या फिर सिरिंज नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही जवाब है। ओके, यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर कंपेटिबल विद कार्डियक आउटपुट। कौन सा एक कंपेटिबल कार्डियक आउटपुट नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल चेस्ट लीड्स फॉर ए 12 लीड्स ईसीजीआर। नॉर्मल जो चेस्ट लीड होती है 12 लीड में वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, V1 to V6। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर आपको बता रखा है, मतलब ईसीजी का जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। द नंबर ऑफ लीड वायर्स ऑन 12 लीड ईसीजी मशीन आर। जो 12 लीड ईसीजी मशीन आती है उसमें कितने लीड के वायर होते हैं, तो यहाँ पे आपको सही जवाब करना है ऑप्शन सी 10। 6 तो आपके V1 to V6 आ गए एंड 4 जो आप अपर लिम्स यानी हाथ और जो पैर है उनमें जो आप कलर वाली जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वो आपकी टोटल कितनी हो जाती है, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलिब्रेशन फॉर ए नॉर्मल 12 लीड ईसीजी इज। जो कैलिब्रेशन है वो नॉर्मली कितना क्या होता है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 सेंटीमीटर पर 1 MV। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लीड्स लुक एट द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट में कौन सी लीड्स जो है वो आती है आपकी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड एवी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट टेकन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट इज। ये मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में एस नोड, एवी नोड, पुरकिंजी फाइबर्स है ना। पुरकिंजी फाइबर से पहले आपको बंडल ऑफ हिज भी दिया जा सकता है, तो ये कंडक्शन सिस्टम का नॉर्मल वे है यानी पाथवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, when listening the heart sound you can hear S1 best at the। S1 साउंड अगर आपको अच्छे से सुननी है तो कहाँ से आप सुनेंगे, कैसे आपको वो बताना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5th इंटरकोस्टल जो स्पेस है मिड क्लेविकुलर लाइन राइट चेस्ट वॉल, यहाँ से आप बहुत ही ईजी तरीके से बेस्ट वे से आप S1 जो है वो साउंड सुन सकते हैं। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज यू ऑस्कल्टेट हार्ट ऑफ ए 60-year-old पेशेंट, 60 साल का पेशेंट है उसमें ऑस्कल्टेट कर रहे हैं आप हार्ट साउंड, और एज फोर आपको सुनाई दी है, द साउंड
कुड इंडिकेट, ये S4 साउंड किसको इंडिकेट कर रही है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन इस पर्सन को हो रखा है, इसलिए S4 साउंड आपको सुनाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मली कितना होता है, ये अपन ने बात कर ही ली है, 2 सेकंड या इससे कम का कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्रियल गैलप इज कॉमन नेम फॉर, एट्रियल गैलप को और किस नाम से जाना जाता है, S4 साउंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S1 इज, S1 कब सुनाई देगी, जब मिट्रल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल ये क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो आपको S1 साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मेजरिंग द एपिकल एंड रेडियल पल्स डिस्कवर द रेडियल पल्स वाज मोर देन द एपिकल पल्स, व्हाट शुड यू डू। देखिए जब आप एपिकल या रेडियल पल्स जो है वो आप चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और उस दौरान रेडियल पल्स जो है वो एपिकल पल्स के बजाय ज़्यादा आपको फील हो रही है, यानी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो बताइए आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक द मेजरमेंट, आप मेजरमेंट चेक करेंगे कि आप सही से मेजरमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको रीचेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप इज बेटर फॉर लिसनिंग, जो बेल वाला पार्ट होता है स्टेथोस्कोप का, उससे हम क्या लिसन कर सकते हैं, यानी बेटर क्या लिसन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा लो पिच्ड साउंड, जो लो पिच्ड साउंड होती है उसको हम बेल वाले पार्ट से अच्छे से लिसन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाफाइलेक्सिस कैन रिजल्ट इन डेथ, एनाफाइलेक्सिस अगर होता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्रेनालिन इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एड्रेनालिन कब यूज लेंगे, जब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगी टू रिजर्व सर्कुलेटरी कोलैप्स इन एनाफाइलेक्सिस, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैनेजिंग ए कॉन्शियस पेशेंट इन एनाफाइलेक्सिस एंड द मार्क्ड स्ट्रिडर एंड विजेज पोजिशन द पेशेंट, देखिए आप पेशेंट जो है कॉन्शियस है और उसको एनाफाइलेक्सिस हुआ है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं, और स्ट्रिडर एंड विजेज साउंड जो है वो आपको सुनने को मिल रही है, तो कौन सी पोजीशन में आपको उस पेशेंट को देना है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाउएवर द पेशेंट फील मोस्ट कंफर्टेबल, तो पेशेंट जैसा कंफर्ट फील करे वो पोजीशन आप उसको दे दीजिए, सुपाइन सुपाइनी वगैरह आ रही है कुछ नहीं देनी। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, फॉर एनाफाइलेक्सिस एड्रेनालिन शुड ओनली बी गिवन, देखिए जब एनाफाइलेक्सिस होता है तो एड्रेनालिन देना है कब, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IM देना है एज क्विकली एज पॉसिबल बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेंड टू एडमिनिस्टर एड्रेनालिन, यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ट्रेंड होना चाहिए एड्रेनालिन एडमिनिस्टर करने के लिए, तो ये IM लगता है और क्विकली लगता है, बहुत फास्ट लगता है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये रेस जो है वो आप पढ़ लेना, बाकी हम नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।